नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं श्रेया सिंह और आज हमारे साथ है अजय पांडे जी। अजय पांडे जी बीजेपी के युवा नेता हैं और हड़िया विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हाई कोर्ट में वकील है और समाज सेवा भी करते हैं। अजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हड़िया विधानसभा में अपना दल सीट थी, तो आप क्या लगता है कि इस बार भी अपना दल होगी या फिर बीजेपी? नमस्कार श्रेया जी। अब बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लड़ेगी। पिछली बार किन्हीं परिस्थितियों में अपना दल को गई थी, लेकिन हम लोगों का ऐसा मानना है और हम लोगों की ऐसी मांग भी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से लड़े, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बेस है। हम लोगों का अपना मानना है कि चूँकि हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं तो हम चाहते हैं कि वहाँ भाजपा लड़े। जी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमेशा बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति चालू कर देती है? हालांकि बिहार और बंगाल में उतना चला नहीं, बिहार में सरकार बन गई, पर अब क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या होगा? नहीं, ये आरोप लगाना गलत है विपक्षी दलों का कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। हम लोग तो गंगा स्नान, भगवान की पूजा, मंदिरों का उत्थान, ये हम लोग तो करते शुरू से ही करते चले आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो विपक्ष जो लोग कभी गंगा स्नान को देखते नहीं थे, मंदिरों की तरफ कभी ताकते नहीं थे, और सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोग जो हिंदू धर्म को ही पाखंड और ढोंग बताया करते थे। अगर आपको याद होगा तो कांग्रेस पार्टी समेत तमाम लोगों ने राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था। तो ऐसे लोग जब नए सिरे से नए हिंदू बनना चालू करेंगे, कुछ लोग नए नए पाखंड करना चालू करेंगे, तो ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं। हम लोग तो अपनी नेचुरल जो हम लोगों का संस्कार है उसके थ्रू काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी जब से आई है तब से ही धर्म को, हिंदू धर्म को विशेषता दी जा रही है। लोग पूजा तब पहले भी करते थे, पूजाएं पहले भी होती थी, भगवान को तब भी विशेषता दी जाती थी। हाँ, इसी तरह की विशेषता दी जाती थी कि राहुल गांधी जी का बयान आता था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, अगर आपको याद होगा तो। अखिलेश यादव जी का आप पुराना ट्रैक उठा करके देख लीजिए। अखिलेश यादव जी का बयान आता था कि पूजा पाठ करना ही ढोंग और पाखंड है। इसी तरह की पूजा होती थी पहले, और अब तो शायद अखिलेश यादव जी भोर में 4 बजे उठते हैं, राहुल गांधी जी भी मंदिर जाने लगे हैं। तो अब इस तरह का परिवर्तन है, तो इसी को आप समझिए। चलिए, अगर राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर को लेके बीजेपी का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो राम मंदिर में क्या मतलब आप लोगों ने उसका प्रचारिकता की, यही ना? अगर हाई कोर्ट जब फैसला सुनाई तब बीजेपी की सरकार थी। अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार नहीं होती तो क्या फिर मंदिर नहीं बनता? ऐसा तो नहीं होता, मतलब मंदिर तब भी बनता। तो ऐसे मतलब विशेषता देना कि हमारे में ऐसा हो रहा है, कोई और पार्टी होती तब भी वही होता। तो नहीं, ऐसा नहीं होता श्रेया जी। मैं बताना चाहूँगा आपको, यही यूपीए की सरकार थी और इस देश के जाने माने वकीलों ने हलफनामा दिया था इसी लोकसभा चुनाव से पहले कि राम मंदिर पर सुनवाई टाल दी जाए। जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकार दिया, राम मंदिर में विघ्न पड़े, बाधा पड़े, उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके सुनवाई को टालने का प्रयास किया। ऐसे लोगों के रहते मंदिर का निर्माण हो कहाँ सकता था? और अगर हो सकता था तो 70 सालों में, आखिर भगवान राम को 70 सालों में इतना टेंट में रहने की ज़रूरत क्या पड़ी? ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि उन लोगों ने राम मंदिर को बनने ही नहीं दिया इतने सालों तक? चलिए, अगर राम जी की बात करें तो आपकी पार्टी, मैं कह सकती हूँ कि राम जी के नाम पे राजनीति करती है। फिर आप ही के पार्टी, आप ही के समर्थक राम जी को दशरथ जी का पुत्र मानने से मना करते हैं। अगर यही बात किसी और पार्टी के लोगों ने या आपके और दूसरे पार्टी के समर्थकों ने बोला होता तो इस बात पे तहलका मच जाता, पर इस बात पे फिर आपके लोगों का मुंह नहीं खुला, क्यों? मैं नहीं जानता किसने कहा कि भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ तक आप धार्मिक राजनीति की बात करती हैं तो मैं तो बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि इस देश की पहली जो क्रांति हुई थी 1857 में, वो स्वयं धर्म के आधार पर हुई थी। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इस देश की पहली क्रांति धार्मिक आधार पर हुई थी। मंगल पांडे जी ने जो देश की पहली क्रांति करी थी वो धार्मिक आधार पर करी थी। तो ये जब यह देश ही धर्म के नाम पर आज़ाद हुआ, तो आज अगर राजनीति में धर्म है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। राजनीति में सदैव धर्म होना चाहिए। अगर धर्म विहीन राजनीति होगी तो कभी जनता का कल्याण नहीं कर पाएंगे। आप जैसा जानते हैं, हमारा जो देश, हमारा जो भारत हिंदुस्तान, वो एक सेक्युलर कंट्री है। तो धर्म क्यों सिर्फ एक? बीजेपी हमेशा से सिर्फ एक धर्म को विशेषता देती है, जैसे हिंदू धर्म।
ऐसा लोगों का मानना है। मैं ग्राउंड लेवल की बात बता रही हूँ, जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ावा देती है। बाकी धर्मों का क्या, बाकी धर्मों के बारे में उनकी चीज़ें, उनके हक, उनका क्या? बतौर पत्रकार मैं आपको चुनौती देता हूं कि प्रधानमंत्री जी का एक बयान आप बताइएगा जिसमें उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का नाम लिया हो। वो सदैव 135 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं। अगर जनता को ऐसा कुछ फील हो रहा है, ऐसा अगर लोग कह रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी कि ऐसी बातें चल रही हैं जनता में, आम आदमी ऐसा कह रहा है। जी नहीं, आम आदमी नहीं कर रहा है जी, तो कौन कह रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको। कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी के नेता, जिन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को, हिंदुओं को सदैव आपस में लड़ाने का काम किया, जिन्होंने सदैव तुष्टीकरण की राजनीति कर करके वोट बटोरने का काम किया, सिर्फ वो लोग चिल्ला रहे हैं और कोई नहीं चिल्ला रहा। जी, मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि बीजेपी पे जो ध्रुवीकरण का आरोप लगता है वो गलत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है तो हम उसके ऊपर पत्थर जवाब में 10 पत्थर फेंकते हैं। मतलब बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करती है, दूसरी पार्टी बीजेपी जब को कोई हमारे ऊपर दिखाने के लिए ऐसा आरोप कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है तो हम सही मायने में उसको उसका जवाब देते हैं। वो उनको ध्रुवीकरण लगता है, उनको तुष्टीकरण लगता है, तो उनकी समस्या हमारी थोड़ी ना है। अच्छा, अगर अब हम किसान कृषि बिल की बात करें तो जब एक टीवी डिबेट में आप समर्थन कर रहे थे उसका, अब बिल वापस हो गया है तो अब आप उसका समर्थन कर रहे हैं, तो मतलब ये डबल गेम वाली चीजें हमेशा से क्यों हो जाती है? क्या आपने प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट सुना था? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देशवासियों को समझा नहीं पाए इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। उन्होंने उन तथाकथित विपक्षी दलों से क्षमा नहीं मांगा, उन्होंने देशवासियों से क्षमा मांगा कि शायद हम अपनी भावनाओं को देशवासियों तक पहुंचा नहीं पाए, देशवासियों को समझा नहीं पाए, तो कभी कभी समाज के हित में, राष्ट्र के हित में ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो हमारा बड़ा दिल है, हमें लगा कि हाँ, किसान बिल अगर इतनी अराजकता हो रही है, कहीं कोई कनाडा में बैठा हुआ जिसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। आप कल्पना करिए कि तमाम टीवी अभिनेत्रियां जिन्होंने कभी खेत में कदम भी नहीं रखा होगा, ऐसे लोग किसान बिल पर बड़े बड़े ज्ञान बांट रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस देश को बांटने की, इस देश को तोड़ने की साजिश थी, जिसलिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देशवासियों से क्षमा मांगता हूं। अगर आप इतने अच्छे बिल को मैं लोगों को समझा नहीं पाया। कोई भी मीडिया हाउस है, टीवी एंकर, तो वो बात बोलता है ना जो जनता कहती है, जनता मैडम हम तो कह रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी बात पर आपको कन्विंस न कर पाऊँ, मैं आपके हित में कोई बात करूँ और मैं आपको कन्विंस न कर पाऊँ, तो लास्ट मेरे पास बचता क्या है? अगर मेरा दिल बड़ा है तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा कि श्रेया जी, मैं आपको शायद समझा नहीं पाया। कहना है कि मोदी जी डर गए हैं, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? चलिए उनको खुशफहमी में रहने दीजिए, 2022 नजदीक है, मोदी जी का डर उनको दिख जाएगा। शायद उनको डर है मोदी जी का, जो मोदी जी ने इतना विकास किया इस देश का और प्रदेश का, योगी जी के नेतृत्व विकास हुआ है। ये तमाम विपक्षी दल डर गए हैं और डर के मारे इनके पसीने छूट रहे हैं, आपने देखा होगा। तो मतलब ये कृषि बिल पर जितनी भी चीजें हुई हैं शुरू से लेके अंत तक, इसमें किसानों की जाहिर सी बात है नाराजगी है, भले ही अभी मोदी जी ने कृषि बिल वापस ले लिया है अभी भी, तो क्या लगता है कि अब ये विधानसभा के चुनाव में किसान माफ करेंगे मोदी जी को? कृषि बिल पर नाराजगी किसानों को कभी नहीं थी। कृषि बिल पर तो किसकी थी फिर? मैं बता रहा हूँ, एक प्रोपोगंडा तैयार किया गया कृषि बिल पर, इस देश को गुमराह किया गया। और मैं फिर कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फिर कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उस बिल को वापस ले लिया, देशवासियों से क्षमा मांगते हुए। अब जो कृषि बिल और कृषि कानूनों को लेकर के तमाम विपक्षी दल हैं जो सोच रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है बताने को, तो उकसा करके एक प्रोपोगंडा बना करके किसी तरह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसका माइलेज ले सके। लेकिन इस देश के किसान भाई समझदार हैं, वो जानते हैं कि उनका हित कौन पार्टी कर रही है, कौन सी सरकार कर रही है। 70 सालों में जब किसानों का हाल नहीं सुधरा, तो आज ये 7 सालों में जब मोदी सरकार आई और योगी सरकार आई पिछले 4-4.5 वर्षों में, तब जाकर के किसानों के अंदर आत्मनिर्भरता आई है। और उसी का परिणाम है, आप देखिए, आप जाके गाँवों में देखिए, आप गाँव की गलियों में घूमिए, तब आप देखिए वहाँ खुशहाली आपको दिखेगी। और इतने सालों में, मतलब इन 3 सालों में या 4 सालों में जो अपराध हुए हैं, और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, अपराध हो या सामूहिक हत्याएं हो, या फिर आप ग्राफ देख लीजिए वो भी बढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें तो हुई है ना, तो आप फिर कैसे कहते हैं इसकी खुशहाली है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, कानून व्यवस्था को हमेशा 2 पैमाने पर देखना चाहिए। एक जो रोड पर गुंडागर्दी होती है, एक जब सड़कों पर लोग खुलेआम राइफल निकाल करके दुकानदारों को डराते धमकाते हैं और उनसे वसूली करते हैं। तब प्रशासन कहाँ होता है, फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी बात तो सुनिए मैडम,
मैं कह रहा हूँ कि दो तरह की अराजकता होती है। जी एक जिसका मैंने अभी बताया आपको, और दूसरा बंद कमरे में अगर कोई सगा संबंधी किसी अपने सगे संबंधी के प्रति कोई अपराध कर दे जी। तो बंद कमरे में पुलिस नहीं पहुंच सकती है। जी। लेकिन आज आप सड़क पर घूमिए, न तो बंदूकधारी दिखते हैं, न टोपीधारी दिखते हैं, न लुंगीधारी दिखते हैं, जो दुकानों पर डरा धमका करके लोगों से वसूली किया करते थे। आज या तो वो नैनी सेंट्रल जेल में है और या तो थाने में पहुँच करके त्राहिमाम सरेंडर कर रहे हैं। तो अराजकता दो तरह की होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी होती थी राइफल की नाल दिखा करके, वो बंद हो गई है। चलिए, अगर हम बात करें कि बीजेपी मतलब लोग कहते हैं कि बीजेपी बुनियादी समस्याओं पे बात नहीं करती, महंगाई, बेरोजगारी। जब वादे किए जा रहे थे तब ये कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, महंगाई अब ख़त्म हुई, तो अब क्या ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो विद्यार्थियों के परीक्षा कैंसिल करना हो या फिर चीज़ों के दाम बढ़ना हो? श्रेया जी, एक समय होता था जब पुलिस की भर्ती होती थी जी। और तमाम अभ्यर्थी जो सिलेक्शन पा चुके होते थे वो ग्राउंड में रिजल्ट का इंतजार करते थे और चाचा या मौसा या ताया जी का हेलीकॉप्टर आता था और नई लिस्ट आती थी और रातों घंटे 2 घंटे के अंदर वो लिस्ट बदल दी जाती थी और बच्चे अपने घर चले जाते थे सेलेक्ट हुए, और सफाई से जिनकी लिस्ट आती थी वो सिलेक्शन पा जाते थे। आज वो परिपाटी बदल चुकी है इस देश में। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले जब कोई भर्ती आती थी तो परिवार के जो लोग हैं वो हर जिले को बांट लेते थे, तो प्रयागराज जिले की भर्ती मैं देखूंगा, रायबरेली की मैं देखूंगा, उन्नाव की मैं देखूंगा, और वहाँ उनके नुमाइंदे पहुँच करके कलेक्शन चालू कर देते थे। आज आपने देखा कि अभी टीईटी की परीक्षा हुई, उसमें जो अपराधी थे उनके घर बुलडोजर चला माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, और 1 महीने के अंदर संभवतः अगले 26 तारीख को टीईटी की परीक्षा फिर से डिक्लेयर कर दी गई है, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रकार के स्कैम के ये परीक्षा संपन्न होने जा रही है। अच्छा, तो मतलब बीजेपी का जो मुद्दा होता है चुनाव को, विकास नहीं बन पाता है, कभी इधर उधर भटकता ही रहता है। क्यों विकास मुद्दा नहीं बन पाता कभी? मतलब या फिर कुछ है ही नहीं बीजेपी के पास बताने आप के लिए? प्रयागराज में रहती हैं? जी बिल्कुल। प्रयागराज की सड़कें आपको विकास की परिभाषा नहीं दिखा रही हैं? अगर प्रयागराज के पुल आपको परिभाषा नहीं दे रहे हैं विकास की? सड़कों की बात करें आप, यहीं प्रयागराज में शहर पश्चिमी शहर में उधर देख लीजिए, उधर की भी रोडें इतनी खराब है। आपके हड़िया की बात कर ले तो इतनी रोडें खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप बताता हूँ आपको हंडिया, मैं आपसे बता रहा हूँ, आपने जहाँ हंडिया की बात करी, पहले हंडिया से बनारस पहुँचने में 4.5 घंटे लगते थे। जो लोग बनारस जाते थे उनसे पता कर लीजिएगा, आज हंडिया से बनारस लोग 1 घंटे में पहुँच जा रहे हैं। इस तरह की सड़कें बनी हुई हैं। यही तो विकास है। अगर शहर में एक सरकार के कार्यकाल में, अगर आपको याद होगा, आपके सीनियर एडिटर हैं मनोज तिवारी जी, कभी उनसे पूछिएगा आप जा करके, यही रामबाग का फ्लाईओवर था, रेवती समर सिंह जैसे लोग 4 बार उसका शिलान्यास करते थे, लेकिन बन कभी नहीं सर। रोडें तो खराब हैं अभी भी, चाहे वो सिरसा वाली रोड ले लें या फिर पुल की बात करें तो पुल की बात होती रहती है, पर फिर हड़िया से मेजा वाली रोड। मैडम, मैं बता तो रहा हूँ आपसे, मैं वही बात तो बता रहा हूँ आपसे। आज इस इलाहाबाद में अगर किसी सरकार के कार्यकाल में अगर फ्लाईओवर बने हैं तो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बने हुए हैं। आप जाके देख के आइए, चुंगी पर एक फ्लाईओवर बना है, वो फेल इंजीनियरिंग और फेल सरकार का नमूना है। वो अखिलेश यादव के कार्यकाल में आजम खान जी ने उसको बनवाया था। आप जरा उसको देख करके आइए, और बीजेपी सरकार बने फ्लाईओवर्स को देख करके आइए। गंगा जी पर फाफामऊ से प्रयागराज में पुल बन रहा है, आप उसको देख करके आइए। तो विकास ही विकास तो दिख रहा है। चलिए, अगर हम बात करें हड़िया की, तो हड़िया को सबसे विकसित विधानसभा इस वक्त में कहा जा रहा है, और उसमें योगदान राकेश जी का है और महेश जी का। तो फिर मतलब इसमें बीजेपी ने क्या किया है हड़िया के लिए? बीजेपी का क्या क्या हुआ है? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि राकेश दत्त त्रिपाठी जी पहली बार जब मिनिस्टर बने थे 1996 में, तो बीजेपी की ही सरकार में बने थे। तो जो कुछ विकास हुआ वो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ, और अब वो चेंज कर चुके हैं। अब ठीक है, वो तो राजनीतिक दलीय निष्ठा है, जिसको जहाँ समझ में आता है वो राजनीति करता है, इसमें कौन सी बुराई है? हर व्यक्ति का अपना वो। जी चलिए, यहाँ पे रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं कुछ देर के बाद। बने रहिए मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं हूं श्रेया सिंह और आज हमारे साथ हैं अजय पांडे जी, जो बीजेपी के युवा नेता हैं। अजय जी, आपसे आगे ये पूछना चाहूँगी कि इस समय हड़िया के जो वर्तमान विधायक हैं हाकिम लाल जी, उनका ये कहना है कि उन्होंने 44 करोड़ की रोडें बनाई हैं, तो कितना सच मानते हैं आप इसको? देखिए, एक बात आपसे बताएं जी, ये मेरी बात को सच मत मानिए, बल्कि हाकिम लाल जी से
मैं बार बार कई बार इंटरव्यू में बोल चुका हूँ। एक तरफ हाकिम लाल जी कहते हैं कि सरकार ने मुझको 5 करोड़ की सड़कें नहीं दी, सरकार ने मुझे काम नहीं करने दिया, और एक तरफ वो कहते हैं कि मैंने 44 करोड़ की सड़कें बनवा दिया। तो भाई अब 44 करोड़ की सड़कें उन्होंने कहाँ बनवाई है ये वही बता पाएंगे, बाकी तो अभी हम लोग तो नहीं देख पा रहे हैं कि 44 करोड़ की सड़कें वो कहाँ बनवा रहे हैं। चलिए, अगर हंडिया की बात करें तो आप क्या क्या समस्याएं वहाँ पे देखते हैं? देखिए, हंडिया के बारे में एक बात मैं आपसे बताऊं, हंडिया में एक तो जो सड़कें बनी हुई हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सरकार ने सड़कों पर बहुत काम किया जी, लेकिन आज के दौर में हंडिया में जो सामाजिक सौहार्द समाप्त हो चुका है। हम लोगों की एक कल्पना है कि हंडिया विधानसभा में विकास के साथ लोगों में आपसी विश्वास और समाज में सौहार्द कायम हो, जो आज कहीं न कहीं गांवों में वो खत्म होता जा रहा है। हम लोग उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे और लगातार हम लोग करते आ रहे हैं उस चीज़ों को। हम लोगों का ये मानना है। इसके अलावा तमाम रोजगार से संबंधित और हंडिया से लक्षागृह में या फिर हंडिया विधानसभा में कहीं पर भी हंडिया से। चलिए, अगर हम हंडिया विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी की लीडरशिप थोड़ी कमज़ोर है, मतलब क्या कारण है इसका? उतनी लीडरशिप नहीं वो विकसित हो पाई है, क्यों? देखिए, हो सकता है, आपका कहना सही हो सकता है। कारण ये रहा कि लंबे समय से वहाँ पर राजनीति में कुछ परिवारों का केंद्र रहा जी। और पिछले कुछ समय में कुछ चीज़ें चेंज हुई, समय के साथ बदलाव आए और बदलाव के साथ अब आज बीजेपी वहाँ बहुत मजबूत है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई कार्यकर्ता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ परचम फहराएगा और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगा। आपको कितनी उम्मीद है कि आप हंडिया से लड़ेंगे? अब देखिए, राजनीति करने वाला राजनीतिक दल का हर कार्यकर्ता चाहता है, जो लोग भी काम करते हैं राजनीतिक जीवन में उनकी इच्छा होती है अगर पार्टी मौका दे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरी भी इच्छा है, मैंने भी अपनी पार्टी में आवेदन किया है, अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया है। अगर पार्टी हमको टिकट देगी तो हम जीत करके सीट देंगे और नहीं देगी तो जिसको देगी उसको हम लोग जिताएंगे। चलिए, अगर आपकी पार्टी और जनता आपको मौका देती है तो आप क्या क्या चीज़ें हंडिया के लिए करना चाहेंगे? मैंने आपसे पहले ही बताया जी। एक तो ये तय होना चाहिए कि किसी गांव में, किसी कस्बे में जी। आपस में मारपीट, भाइयों में विवाद या ज़मीनों का विवाद हो जाए तो ज़मीन का विवाद दलालों के माध्यम से थाने तक न जाने पाए। वो ज़मीन का विवाद उसी जगह सामाजिक सौहार्द से उसका निपटारा कर दिया जाए, उसको वहीं पर समझा करके, बुझा करके किसी तरह से दलाल मुक्त हंडिया होना चाहिए। जो लोगों ने बरसों तक हंडिया में दलाली की उसको बंद कराना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हंडिया से मेजा उस पार एक पक्के पुल की निर्माण की मांग बरसों से चली आ रही, जिसका भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने हंडिया में एक छोटा सा कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने घोषणा भी करी। तो हम लोग चाहेंगे कि अगले 5 वर्षों में वो पुल कम से कम बन के तैयार हो जाए, जनता को समर्पित हो जाए। और अगर हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ये काम न कर पाए, बीजेपी सरकार ये काम न कर पाई, तो शायद फिर कोई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा और तमाम चीज़ें हैं। हर व्यक्ति का अपना, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति का अपना कुछ न कुछ एजेंडा होता है। तो मेरे भी अपने कुछ एजेंडे हैं, जैसे वहाँ जो CSCs हैं उस पर काम होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप CSCs को मजबूत करेंगे, अगर आप CSCs में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पहुँचाएंगे तो लोगों को शहर तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इलाज के लिए। विद्यालयों की व्यवस्था है, जैसे प्राइमरी स्कूल्स हैं, अभी हमारी सरकार ने एक मॉडल स्कूल का कंसेप्ट चालू किया है। उनको आधारभूत तरीके से मजबूत करना है। सिर्फ नाम की बिल्डिंगें खड़ी कर देने से काम नहीं होगा, बल्कि उनको वास्तव में वहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि हो उसको विशेष उसमें रुचि लेकर के उनको एम्पावर करना पड़ेगा। अजय जी, आपको नहीं लगता कि BSP ने मुन्ना त्रिपाठी जी को टिकट देके बाजी मार ली है? देखिए, आज अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, न सिर्फ उत्तर हंडिया की बात नहीं करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात करेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी अप्रासंगिक हो चुकी है। और मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी तो निकली है केवल 403 सीटों को बेचने के लिए। तो जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो हाथी खरीद के अपने घर लेके जाएगा। तो ऐसे लोग न तो राजनीति कर पाते हैं, न समाज में योगदान कर पाते हैं, और न ही समाज को कोई दिशा दे पाते हैं। तो हमें लगता है यह सवाल ही अप्रासंगिक है, उसका न तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, न कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर हंडिया से हाकिम लाल जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी अपने आप को कहाँ पाएगी? मतलब क्योंकि पेपर में उनका समीकरण काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत है। दरअसल हाकिम लाल समेत जो भी विपक्षी दल हैं, चाहे बसपा की बात करें चाहे सपा की, दरअसल वो पेपर के समीकरण पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। और हाकिम लाल जी तो बतौर विधायक उन्होंने हंडिया में एक्ट ही नहीं किया। हाकिम लाल बिंद जी तो ऐसे विधायक रहे
जैसे किसी प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी होता है कि सुबह 10 बजे ऑफिस जाता है, शाम को 4 बजे घर चला आता है। तो हाकिम लाल जी ने भी ऐसा ही काम किया। हाकिम लाल जी ने पूरे 5 वर्ष में स्वयं को मजबूत करने के लिए सारा उपक्रम जो उन्होंने किया वो स्वयं का घर बनाने के लिए, स्वयं को मजबूत करने के लिए और जातीय भावना भड़काने के लिए किया। किसी समाज में नहीं दिखाई पड़े, किसी सामाजिक समारोह में नहीं दिखाई पड़े, किसी गरीब व्यक्ति के दुख दर्द में नहीं दिखाई पड़े। अब एक समीकरण लेकर के अगर आ जाते हैं तो जनता उनका स्वागत करने को तैयार है। अगर हड़िया की बात करें तो वहाँ के एक दूरी है राकेश धर त्रिपाठी जी, उनके अनुपस्थिति में उनके मतलब अगर नहीं वो होते फिर कहाँ पे पाएंगे राजनीति को वहाँ के? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि राकेश धर त्रिपाठी जी ने हंडिया को की राजनीति को बहुत लंबा समय दिया जी। और हम सब कहते हैं कि हम सब के आदरणीय नेता हैं डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी जी। और उनकी अनुपस्थिति ऐसा नहीं कह सकते हैं, उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन सबको मिलता है और मिलता भी रहेगा। हम लोग ऐसा नहीं मान सकते कि वो हंडिया की राजनीति से चले गए हैं या हंडिया की राजनीति उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन चूंकि परिवर्तन संसार का नियम है तो 2022 में हंडिया में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं जी। तो 2022 में किन मुद्दों पे फिर आप चुनाव लड़ेंगे हंडिया का, अगर मौका मिलता है तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा है विकास जी, कि हंडिया का समूल विकास होना चाहिए। लेकिन अजय जी, लोगों का तो कहना है, लोगों का या सबका कहना है कि बीजेपी तो विकास पर बात ही नहीं करती है। नहीं, लोग बात नहीं करते, हम तो बात ही करते हैं ना, हम तो सिर्फ विकास की बात करते हैं जी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए टोपी, लुंगी और तलवार और ये सब दिखा करके डराना चाहेगा तो फिर उसको जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो आप अब हंडिया की जनता को अगर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उनको? हंडिया की जनता को सिर्फ ये संदेश देना चाहेंगे कि एक परिवर्तन का समय है हंडिया में। 2022 परिवर्तन के लिए तैयार है और हंडिया की जनता का आशीर्वाद जरूरी है, हंडिया की जनता का प्रेम जरूरी है। पिछले 7-8 वर्षों से लगातार जनता के बीच बने हुए हैं और अगर जनता और पार्टी मौका देगी तो हंडिया बहुत आगे जाएगी, ऐसा हम सबका विश्वास है, ऐसा हम सबका मानना है। एक बड़ा सवाल करना चाहूँगी आपसे छोटे शब्दों में कि अगर वापस से फिर से राजनीति में मतलब सत्ता में आती है बीजेपी तो आप नेता के रूप में, मुखिया के रूप में किसको देखना चाहेंगे, योगी जी को या केशव जी को? देखिए, एक बात आपसे बताएं जी कि पहले तो आप ये डाउट हटा दीजिए कि बीजेपी सत्ता में नहीं आने जा रही है। बीजेपी 100% पुनः सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि जिसमें मुख्यमंत्री केशव जी और योगी जी तो छोड़िए, कोई सामान्य सा कार्यकर्ता हो सकता है। यह संगठन बेस्ड पार्टी है जो संगठन निर्णय लेगा, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री होगा, वो नेतृत्व करेगा। और बाकी केशव जी हम सबके सर्वमान्य नेता हैं, योगी आदित्यनाथ जी हम सबके सर्वमान्य नेता हैं, तो कहीं कोई मतभेद थोड़ी नहीं कौन मुख्यमंत्री होगा, मतलब जिसको पार्टी तय करेगी वो हो जाएगा। मतलब आपका कहना ये है कि प्रमुख चाहे कोई भी बने लेकिन आएगी सत्ता में फिर बीजेपी ही? मैं आपसे बता दूं जी कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत जो सामान्य कार्यकर्ता है मुझे ऐसा, उसको भी पता है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। जी सर, हमारे टॉक शो में आने के लिए अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, आज से हमारे साथ बीजेपी नेता अजय पांडे जी, जिन्होंने बताया कि अगर वो हंडिया के नेता इस बार बनते हैं, अगर वहाँ से जीतते हैं तो वहाँ पे क्या बदलाव लाएंगे, वहाँ पर भाईचारा के ऊपर उन्होंने विशेष तौर पे बात की, वहाँ की समस्याओं को ख़त्म करेंगे, मेजा से हंडिया को जो पुल जोड़ती है उस पर काम करेंगे। वहाँ पे मतलब उनका ये विश्वास है कि इस बार फिर से सत्ता में बीजेपी आएगी। तो देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए बने रहिए मनोज तिवारी टॉक शो में। मैं हूँ श्रेया सिंह।